यते नमः अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हाँ, कक्षा में सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हम लोग वित्रिह लग्न दृक्षेप दृग्गति के विषय में पढ़े थे, लेकिन आप लोगों के पास समय अभाव के कारण आप लोग ज्वाइन नहीं किए, जिस कारण से वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ। धन्यवाद। त्रिप्रश्नाधिकार के मुख्य जो प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, क्योंकि आने वाला समय परीक्षा है और परीक्षा में आप लोग बैठेंगे। प्रमुख जो प्रश्न होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आने वाले हैं, उसको चिंतन कर लेते हैं एवं शॉर्ट क्वेश्चन के आने आ सकते हैं, वह भी प्रश्न देख लेते हैं। त्रिप्रश्नाधिकार, ठीक है। त्रिप्रश्नाधिकार के सर्वप्रथम जो प्रश्न है वो दिक्साधन है। नहीं, त्रिप्रश्नाः के त्रिप्रश्नाः ना दिक् देश काल इति त्रिप्रश्नाः भवन्ति। दिक् संबंधी प्रश्नाः, देश संबंधी प्रश्नाः, अनन्तरं काल संबंधी प्रश्नाः, त्रिप्रश्नाः। अतः प्रथम प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। दिक्साधनम सचित्रम दिक्साधनम प्रतिपादयत। पहला क्वेश्चन सचित्रम दिक्साधनम प्रतिपादयत, ये पढ़ाई हुआ है। शीलातले अंबु संशुद्धे वज्र लेपे पिवाशमे तत्र शंकुंगुलैरिष्टै समं मंडलमालिखेत तन्मध्ये स्थापयेत् शंकुं कल्पना द्वादशांगुलम तच्छायाग्रम स्पृशेद यत्र वृत्ते पूर्वा परार्थयोः तत्र बिंदु विधा योभु वृत्ते पूर्वा पराभिधु तन्मध्ये तिमिना रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा याम्योत्तर दिशोर्मध्ये तिमिना पूर्व पश्चिमा दिग्मध्यमश्चैः संस्याद्या विदिशास्तद्वदेवहि। दिग्ज्ञानम क्षितिज वृत्ते ज्ञायते, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। दिग्ज्ञानम कस्मिन् वृत्ते ज्ञायते, दिग्ज्ञानम कस्मिन् वृत्ते ज्ञायते, उसका उत्तर क्या है ना क्षितिज वृत्ते। हम लोग क्षितिज धरातल में एक दिशा साधन के लिए दिग विधान चित्र को बनाते हैं, दिक् साधन चित्र। उसके लिए यही शिलातले अंबु संशुद्धे श्लोक हम लोग पढ़े हैं। कैसे हमारे जो भूमि है उसको समतल बना के उसके मध्य भाग में एक 12 अंगुल का शंकु, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कभी आ सकते हैं। दिक्साधनाय कति अंगुलात्मकम शंकु स्वीक्रियते, उसका आंसर क्या है 12 अंगुलात्मकम शंकु। सरल क्वेश्चन है। 12 अंगुलात्मकम शंकु स्वीक्रियते दिक्साधनाय, आंसर है, ठीक है। दिग्ज्ञानम कस्मिन् वृत्ते ज्ञायते क्षितिज वृत्ते। केषां दिशां ज्ञानम भवति, तो 8 दिशां ज्ञानम भवति। पूर्व दक्षिण, पूर्व अग्नि, दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम वायु, उत्तर ईशान्य इति क्रमेण पूर्वादिक्रमेण 8 दिशां ज्ञानम भवति दिक्साधने। अतः तत्र तिमिना रेखा परिकीर्त्यते। तिमिना रेखा का ना मत्स्य रेखा नाम तिमिना रेखा, मत्स्य रेखा को भी तिमिना रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो इस मत्स्य रेखा के द्वारा जैसे हम लोग चित्र देखते हैं, तो ये एक अच्छा सा चित्र हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं। कैसे पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का ज्ञान के बाद तिमिना रेखा से 8 दिशाओं का ज्ञान हम लोग करते हैं। उसका चित्र अपने नोटबुक में हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है, ठीक है।
ये लंब क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। इस के उपपत्ति, दिक्साधन का उपपत्ति आप लोग देखोगे तो स्थूल सूक्ष्म भेदा दिशोपि द्विधा, स्थूल दिज्ञानम सूक्ष्म दिज्ञानम इति दिज्ञानम द्विविधम। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है वो पूर्व दिशा है, वो स्थूल है। जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है वो क्या है, पश्चिम दिशा है। सूर्यस्य उदयम पूर्व दिशायां भवति, सूर्यस्य अस्तः पश्चिम दिशायां भवति। परंतु क्रांति प्रतिक्षणम चलनत्वात् सूक्ष्म दिज्ञानम भिन्नम, अतः सूक्ष्म दिज्ञानाय एव किं क्रियते, दिक्साधनम क्रियते। तत्र दिक्साधनस्य प्रयोजनम, दिक्साधन का प्रयोजन क्या है ना, प्रतिदिनम सूर्य जिस दिशा में उदय होता है वो स्थूल पूर्व दिशा, सूर्य अस्त जिस दिशा में होता है वो स्थूल पश्चिम दिशा। लेकिन सूक्ष्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिक्साधन करते हैं, यही विधि है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा उपपत्ति भी आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। उपपत्ति के 2-4 वाक्य लिखोगे तो परीक्षा के दृष्टि से वो अति लाभदायक होगा। क्योंकि पहले प्रस्तावना लिखते हैं, प्रस्तावना में उपपत्ति का 2-4 वाक्य यदि हम लोग लिख देते हैं, 2-3 वाक्य, जैसे स्थूल सूक्ष्म भेदात् दिशोपि द्विविधः, तत्र स्थूल दिशा यत्र आदौ गृह्यते, स्थूल दिज्ञानं तु यत्र उदितः अर्कः, यत्र सूर्यः उदितः तद्भवति किल पूर्वा, अपरा यत्र गतः वा सूर्यस्य अस्तः भवति तद्भवति पश्चिम दिशा इति वचनात् रवि क्रांतेर वैलक्षण्यात् उदयास्त बिंदूनां प्रतिदिनं भिन्नत्वाच्च रवेर उदयास्त बिंदु स्थूल पूर्वापुरो भवतः। सूर्य की जो उदय और अस्त बिंदु है वो स्थूला पूर्व पश्चिम दिशा है। परंतु सूक्ष्म जानने के लिए स्रौत स्मार्त यज्ञादि कुंड मंडप गृहादि नाम निर्माणे सूक्ष्म दिशां प्रयोजनत्वात्, सूक्ष्म दिशा प्रयोजनं कुत्र भवति, किमुच्यते न, स्रौत स्मार्त यज्ञ कुंड मंडपादि गृहादीनं वास्तु निमित्तं गृह निर्माणं भवति, तद गृह निर्माणाय अस्माभिः किं क्रियते, सूक्ष्म दिशायाः ज्ञानं क्रियते। इदानीं तु मोबाइल मध्ये सर्वत्र आगच्छति किं, सूक्ष्म कंपास आगच्छति, तद दृष्ट्वा एव वयं सम्यक्तया दिज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। अतः तद वाक्य द्वयं वा चतुष्टयं वाक्यं प्रथमे प्रस्तावनायां लिखित्वा एव लंग क्वेश्चन लेखनीयम् अस्ति। समझ में आ गया? लंग क्वेश्चन लिखने के लिए पहले हम लोग क्या करें, क्या लिखें, प्रस्तावना, उसके बाद श्लोक, श्लोक के बाद चित्र, चित्र निर्माण की विधि उसको लिखना है। निर्माण की विधि, चित्र निर्माण की विधि लिखने के बाद चित्र को लिखना चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क के लिए हो जाएगा। इसमें उसके बाद वाला श्लोक जो है वो आने की संभावना है नहीं है, थोड़ा सा सामान्य सा श्लोक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उन्मंडले विश्वमंडले च परिकीर्त्यते, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। क्षितिज उन्मंडल नाड़ी पूर्वापर मंडलानाम योग बिंदु कुत्र भवति, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन ना, पूर्व स्वस्तिके केशाम वृत्तानां योगः भवति, पूर्व स्वस्तिके पश्चिम स्वस्तिके च, पूर्व स्वस्तिके पश्चिम स्वस्तिके च केशाम वृत्तानां योगः भवति। 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है। पूर्व स्वस्तिके पश्चिम स्वस्तिके च केशाम वृत्तानां योगः भवति। उसका आंसर क्या है, क्षितिज उन्मंडल नाड़ी पूर्वापर, इससे देख के लिखना है। क्षितिज उन्मंडल नाड़ी पूर्वापर, ठीक है।
यहाँ चारों का नाम लिखा है गया है। क्षितिज उन्मंडल नाड़ी पूर्वापर मंडलानाम योग बिंदु पूर्वापर बिंदु पूर्व स्वस्तिके पश्चिम स्वस्तिके च एतेषां चतुर्णाम वृत्तानाम योगः भवति। यथा खमध्य, उस प्रकार और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, खमध्य में कौन से वृत्तों का समाहार होता है? ऊर्ध्व खमध्य और नीचे एक अध खमध्य है। खमध्य गतम वृत्तानाम नामानि कानि, तो उसका आंसर क्या होगा? खमध्य गतम वृत्तानाम नामानि कानि, कौन से वृत्त खमध्य को होते हुए जाएंगे? याम्योत्तर वृत्त, याम्योत्तर, क्षितिज, कोण वृत्त, दो कोण वृत्त, ठीक है। याम्योत्तर क्षितिज कोण वृत्तानां समाहारः कुत्र भवति? खमध्ये भवति वा योगः खमध्ये भवति, ये आंसर होगा। इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सभी को पता है। संकुच्छाया कृतेर युतेर मूलम किम उच्यते? कर्णः उच्यते। किमर्थम? हम लोग जानते हैं एक समकोणी त्रिभुज में क्या कर्ण का परिभाषा क्या है? भुज स्क्वायर प्लस कोटि स्क्वायर होल रूट ओवर इजिकल टू कर्ण। यहां वैसे ही है। शंकु मतलब लंब, शंकु क्या है? लंब है, जिसको हम लोग कोटि कहते हैं। और छाया जो है वो क्या है? भुज है। तो भुज का वर्ग कोटि का वर्ग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? कर्ण हम लोगों को प्राप्त होगा। ये श्लोक में वही कहते हैं। शंकु छाया कृति, कृति नाम वर्ग। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कृति ही इत्यस्य को अर्थः, कृति ही इत्यस्य को अर्थः, कृति का अर्थ क्या हो जाएगा? वर्ग। समझ गए? वर्ग को ही कृति कहा जाता है। तो शंकु छाया कृति युते, शंकु स्क्वायर प्लस युति मतलब क्या है? प्लस करना है। शंकु स्क्वायर प्लस छाया स्क्वायर, मूलम, मूलम नाम वर्ग मूलम, तो होल रूट ओवर शंकु स्क्वायर प्लस छाया स्क्वायर इजिकल टू किम प्राप्यते? कर्णः। किम प्राप्यते? कर्णः। तो ये कर्ण का को नाम कर्णः यदि प्रश्न आगच्छति तर्हि शंकुच्छाया कृतेर युतेर मूलम कर्णः, इतना भी लिखने से भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बा होल रूट ओवर कर्ण स्क्वायर ए छाया स्क्वायर प्लस शंकु स्क्वायर, नहीं क्या? छाया वर्ग प्लस शंकु वर्ग इजिकल टू कर्ण, ठीक है। उसके बाद अस्य वर्गतः, कस्य वर्गतः? कर्ण वर्गतः। अस्य वर्गतः इत्युक्ते कर्ण वर्गतः प्रोज्य शंकुकृतिम मूलम छाया भवति। तो कर्ण वर्ग से शंकु वर्ग को घटाते हैं तो उसका वर्गमूल लेते हैं तो छाया प्राप्त होता है। उसी प्रकार शंकु वर्ग से कर्ण वर्ग से शंकु वर्ग घटा के वर्गमूल लेते हैं तो हम लोगों को छाया प्राप्त होता है। उसी प्रकार विपरीत से शंकु निकालना और छाया निकालने की सूत्र भी आने की संभावना है। छाया साधनस्य सूत्रम किम, शंकु साधनस्य सूत्रम किम, ये भी प्रश्न आ सकते हैं 2 मार्क में। तो इसको कैसे लिखना है? तीनों प्रश्न एक बार अभ्यास के लिए लिख लीजिए। तीनों
शंकु स्क्वायर प्लस छाया स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण। उसके बाद कर्ण स्क्वायर माइनस छाया स्क्वायर इज इक्वल टू शंकु। उसी प्रकार कर्ण स्क्वायर माइनस शंकु स्क्वायर इज इक्वल टू छाया। ये तीनों कर्ण शंकु छाया तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कर्णतः छायानयनम अथवा छायातः कर्णानयनम 4 मार्क के क्वेश्चन में आने की संभावना है। छायातः कर्णानयनम यदि होगा यही श्लोक लिख के ये तीनों सूत्र लिखना पड़ेगा, और कर्णतः छायानयनम पूछेगा भी तो यही श्लोक है, ये तीनों उसका सूत्र है। अधिक लिखने की व्याख्या थोड़ा बहुत लिख के, ठीक है, हो जाएगी। उसके बाद वाला देखिए, ये तीनों सूत्र यहां लिखा गया है। अयनांश साधनम ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग यदि दिक् साधन नहीं आएगा, अयनांश साधन आने की संभावना त्रिप्रश्नाधिकार से बहुत है। अयनांश की शॉर्ट क्वेश्चन भी आने की संभावना है। किम नाम सायन सूर्य बा को नाम सायन सूर्य यदि प्रश्न आ सकता है, आने की संभावना है। को नाम सायन सूर्य, उसका तस्य उत्तरम किम? निरण सूर्य प्लस अयनांश इज इक्वल टू सायन सूर्य। अयनांशेन सहितम सूर्य सायन सूर्य। अयनांशेन अयनांशेन सहितम बा अयनांशेन युक्तम सूर्य सायन सूर्य। अयनांशेन रहितः सूर्य निरेण सूर्य। अयनांशेन रहितः सूर्य निरेण सूर्य, अयनांशेन सहितः सूर्य सायन सूर्य। ये शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, इसलिए ये सब थोड़ा सा सामान्य विषय है, लेकिन कोई घुमा फिरा के पूछ लेगा तो इसको आंसर भी लिखना चाहिए। ठीक है, हम लोग अयनांश जोड़ देते हैं तो स्पष्ट सूर्य में क्या होता है, वो सायन बन जाता है, और सायन सूर्य से अयनांश को घटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, निरण सूर्य बन जाता है। इतना है। अयनांश की परिभाषा क्या है, कि को नाम अयनांश, जैसे सब क्वेश्चन आएगा क्या लिखेंगे? कई सारे परिभाषा है अयनांश के। को नाम अयनांश, शॉर्ट क्वेश्चन, कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर को कुल मिला के हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तैयारी करते हैं, नहीं? और हमेशा मैं क्या कहा हूं ना, उसका उपपत्ति जो है वो मुख्य है। प्रस्तावना लिखने के लिए उपपत्ति के 2-4 व्याख्या हम लोगों को लिखना है। सृष्ट्यादो नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपातो यत्र आसीत स निरणमेषादि। नाड़ी क्रांति के संपात बिंदु को हम लोग गोल संधि कहते हैं। नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु गोल संधि इति उच्यते। तद गोल संधेः चलनम, गोल संधि का चलन का परिभाषा अयनांश है। गोल संधेः चलनम नाम अयनांश, ये भी एक परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, गोल संधेः चलनम नाम अयनांश। और क्या परिभाषा हो सकता है? यहां क्या कह रहे हैं, निरेणमेषादि बिंदु तद तदानिम अयनांश अभावात। निरण मेषादि बिंदु में क्या था, अयनांश की अभाव था। अयनांश उस समय कुछ भी नहीं था। किस समय में? सृष्टि के आरंभ काल में, सृष्ट्यादौ। परंतु वर्तमाने काले अयनांशस्य अभावो नास्ति। अयनांशत्वात्
अयनांशः विद्यते। अतः निरेणमेषादि सायनमेषादि बिंदोः अंतरम नाम अयनांशः, ये भी हो सकता है। निरेणमेषादि सायनमेषादि बिंदोः अंतरम, ठीक है, निरेणमेषादि सायनमेषादि बिंदोः अंतरम नाम अयनांशः। दोनों बिंदु का अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? अयनांश कहेंगे। ठीक है, अनिंदिता गोटे पिला जॉइन करछि। इसीलिए इसमें ततः अल्पगत्या पूर्वाभिमुखम सप्तविंशति भागान गत्वा ततः परावृत्तः ससंपातः तस्यैव गत्या प्रत्यङ्मुखं चलनं स्वस्थानत मागत्य तदोपि पश्चिम सप्तविंशति भागान याति ततः पुनरपि परावृत्तः तुल्यैव प्राग्गत्या स्वस्थानात् यदा याति तद एव अष्टोत्तर शतांश चलनम। अयनांशस्य चलनम कियत् अंशात्मकं भवति न अष्टोत्तर शत 108 अंश, 27 डिग्री आगे और 27 डिग्री पीछे, जाने के लिए 27, आने के लिए 27, फिर से पीछे की ओर 27 डिग्री जाना और 27 डिग्री आना। जैसे दोलायमान गति, डोली हम लोग जो डोली में झूला में खेलते हैं, झूले में उसका गति क्या होता है? जाने के लिए जितना, आने के लिए भी उतना, पीछे भी जाने के लिए और आने के लिए, उसको दोलायमान गति कहा जाता है। अयनांशस्य गति कथम भवति? न दोलायमानम गति। अयनांशस्य गति ही पूर्व पश्चिम दोलायमानम गति। 27 27 27 27 27 27 54 54 54 108 अंश का अयनांश गति रहता है। ठीक है, उसको लिखना है। हाँ, पूर्वा परम दोलायमान गतिम अयनांशस्य भवति वा अयन चलनस्य भवति। संपूर्ण अयन चलनम वा अयन भगणम अष्टोत्तर शत अंशात्मकम भवति। अष्टोत्तर शतम मतलब 108 अंश का अयनांश भगण पूर्तिकाल होता है। 108 अंश, अष्टोत्तर शतम अंशात्मकम, अष्टोत्तर शतम अंशात्मकम अयन भगणस्य मानम। मतलब अयनांश भगण पूर्तिकाल कितने होते हैं? 108 अंश। एक महायुग में कितने अयन भगण होते हैं? यहां लिखा हुआ है श्लोक में, आप देखो, 30 कृत्यो युगे भानाम चक्रम प्राक् परिलंबते तद्गुणात् भूदिनैर्भक्ताद् द्विगुणाद् यदवाप्यते तद्दोस्त्रिघ्ना दशाप्तांशा विज्ञया अयनाभिधाः तत्संस्कृतात् ग्रहात् क्रांति छायाचर दलादिकम। ये श्लोक है अयनांश की। तो अयनांश के पहले ही पद में वो कहते हैं 30 कृत्यो युगे भानम, एकस्मिन् महायुगे अयनांशस्य कति भगणाः भवन्ति। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने भगण होते हैं अयनांश के? एकस्मिन् महायुगे अयनांशस्य कति भगणाः भवन्ति। कितने भगण? 30 कृत्य। 30 कृत्य इति शब्दस्य को अर्थः, 30 मतलब 30। कृत्य छंद वेद में 20 संख्या का होता है, कृत्य नाम 20। तो 30 कृत्य, 30 को 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 30 इंटू 20 इक्वल टू 600। तो 600 भगण होते हैं। 30 कृत्य मानम भवति किम? षड्शतम। किम भवति? षड्शतम भगणाः भवन्ति एकस्मिन् महायुगे। कस्य?
अयनांशस्य कस्य। एक महायुग का मान कितना है? 43,20,000 सौर वर्ष व 12,000 दिव्य वर्ष एक महायुग का मान है। तो एक महायुग में अयनांश भगण कितने होते हैं? 600 भगण होते हैं। ठीक है, याद करना है। उसी 600 भगण को लेके ये पूरा साधन करने की विधि यहां बताया गया है। अहरगण निकालते हैं। पूर्व मध्यमाधिकार में हम लोग अहरगण साधन पढ़े हुए हैं। तो यहाँ कहते हैं एक महायुग में 600 भगण होते हैं। तदगुणाद भूदिने ही, भूदिन मतलब श्रावण दिन व एकस्मिन् महायुगे यानी श्रावण दिनानि भवन्ति तानि एव गुणात्, गुणात् इत्युक्ते संगुण्य। कस्मै संगुण्य? न तद 600 में षट्शतेन 600 इंटू भूदिन युगीय श्रावण दिन भक्ता द्विगुणात् अहरगणेन भक्तात्। यहां लिखा हुआ है सूत्र पूरा परिष्कार करके हम लोग जब 600 इंटू अहरगण डिवाइडेड युग श्रावण दिन इजिकल टू अभिष्ट भगणादि अयन गति, और उस अयन गति को 3 से गुणा, उसका भुजांश निकाल देना है। भुजांश निकालने के बाद 3 से गुणा करके 10 में भाग देंगे तो अयनांश, अभिष्ट अयनांश प्राप्त होगा। ये सूत्र इस श्लोक में बताया गया है और हम लोग भी पढ़े हैं। तद्दोष त्रिघ्ना दशाप्तांशा विज्ञया अयना विधा। दोहो मतलब भुज। दोहो का अर्थ क्या है? दोह नाम भुज, याद रखना है। सब क्वेश्चन पूछ सकता है। दोहो इत्यस्य को अर्थः, दोह नाम भुजांशः। त्रिघ्ना मतलब 3 से गुणा करना है। भुजांश को 3 से गुणा करके 10 में भाग देना है। ठीक है, पहले 600 को अहरगण में गुणा करके भूदिन में युगीय श्रावण दिन में भाग देना है। 600 को अहरगण में गुणा करके युगीय श्रावण दिन में भाग देना है। भाग देने से जितना प्राप्त होगा वो द्विगुणा, वो क्या प्राप्त होगा ना? भगणादि अयनांश प्राप्त होगा। भगणादि अयनांश प्राप्त होगा। उस अयनांश का भुजांश निकालना है। उस भुजांश को 3 से गुणा करना है और 10 में भाग देंगे तो अयनांश प्राप्त होगा। ठीक है, सूत्र पूरा बकायदा हम पढ़ाते समय आप लोगों को लिखवाए थे और सूत्र के साथ, व्याख्या के साथ पूरा यहाँ भी सूत्र लिखा हुआ है ग्रंथ में। 100% इसको तैयारी कर लेना है क्योंकि अयनांश श्लोक आने की संभावना बहुत है। इसमें एक महायुग में कितने अंश होते हैं वो भी 600 इंटू 108 इजिकल टू 6,4800 अंशात्मक मान हो जाएगा, क्योंकि 108 अंश का एक भगण होता है अयनांश भगण, इसलिए 600 भगण है। 600 इंटू 108 इजिकल टू 64,800। इसको भी याद कर लेना है। एक दिन की गति क्या है? क्योंकि 43,20,000 एक वर्ष की गति क्या है? वार्षिक गति अयनांश का कितना है? यदि कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तभी देखो 43,20,000 सौर वर्ष एक महायुग में होते हैं। ठीक है, 43,20,000 सौर वर्ष का एक महायुग है। और एक महायुग में अयन चलन कितने होते हैं ना? अंशात्मक मान में 64,800, उसको 60 में गुणा करेंगे तो वो कलात्मक में परिणत हो जाएगा। कलात्मक कितने हुए ना? 3,888,000 और उसको 43,20,000 में भाग देने से एक महायुगीय मान कितना है? 43,20,000। उसी से भाग देने से एक वार्षिक गति कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 कला 54 विकला। सूर्य सिद्धांतानुसारम एकस्मिन् दिने एकस्मिन् वर्षे अयनांशस्य गति ही गति 0 कला 54 विकला।
इतना लिखना है। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखा जाएगा तो बढ़िया मार्क मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिए, यहाँ पूरा पूरा बकायदा हाँ, इसमें अयनांश की संस्कार विधि भी बताया गया है। ये 11 नंबर श्लोक, 11 नंबर श्लोक भी लगभग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 9, 10, 11 अयनांश के विचार में हम लोगों को लिखना है। स्फुटम दृक्तुल्यताम गच्छेत अयने विषुवद्वये, 2 अयन बिंदु और 2 विषुवत बिंदु प्राप्त होता है। अयन बिंदु क्या कहाँ है ना, गोल संधित नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम अयन वृत्तम। हम लोग क्या करते हैं, एक गोल संधि नाड़ी क्रांति वृत्तयो संपात बिंदु गोल संधि, जैसे एक नाड़ी और दूसरा क्रांति, नाड़ी क्रांति वृत्त की यदि हम लोग इसको नाड़ी वृत्त के रूप में माने, इसको क्रांति वृत्त के रूप में मान ले, ठीक है, तो इन दोनों की संपाद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं ना, गोल संधि। और उस गोल संधि से ठीक 90 में जो वृत्त बनाएंगे वो वृत्त क्या होगा, अयन वृत्तम। एतद् वृत्त नाम किम, अयन वृत्तम। ठीक है, तो किम नाम अयन वृत्तम, गोल संधितः नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम अयन वृत्तम। अयन बिंदुम किम भवति ना, विषुवत बिंदुम द्वयम अयन बिंदुम अपि द्वयम। कस्मिन् वृत्ते द्वादश राशयः विद्यन्ते, क्रांति वृत्ते। किम नाम क्रांति वृत्तम ना, सूर्यस्य भ्रमण वृत्तम नाम क्रांति वृत्तम। क्रांति वृत्तस्य अपर नाम किम भवति, भव भव वृत्तम, भव नाम क्रांति व राशय। तो इस क्रांति वृत्त में 12 राशियां होते हैं। इस गोल संधि में 2 बिंदु होता है, एक मेषादि बिंदु, और दूसरे साइड में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा ना, तुलादि बिंदु। यहाँ एक ही संधि हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, मेषादि बिंदु। मेष के आरंभ होगा तो मेष के बाद क्रांति वृत्त में वृष, उसके बाद मिथुन, तो यहां क्या होगा, कर्क आदि बिंदु प्राप्त होगा। कौन सा बिंदु, कर्क आदि बिंदु। तो अयन वृत्त क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु, वृत्तयोः संपात बिंदु कर्कादि बिंदु भवति। एक साइड में हम लोगों को कर्कादि बिंदु प्राप्त हुआ, फिर से कर्क के बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ये बिंदु क्या हो जाएगी, मकर आदि बिंदु। तो 2 बिंदु प्राप्त हुआ, एक कर्कादि बिंदु और दूसरा मकर आदि बिंदु, तो दोनों अयन बिंदु हो गया। अयन बिंदु ये भी हुआ, कर्कादि बिंदु और मकरादि बिंदु भी अयन बिंदु हम लोगों को प्राप्त हुआ। 2 विषुवत संक्रांति, 2 अयन संक्रांति होते हैं। मेष वृष, मेष तुला विषुवत संक्रांति, कर्क मकर अयन संक्रांति होते हैं। तो 2 अयन बिंदु, 2 कर्कादि, यही है। ठीक है, तो वही बात श्लोक में कहते हैं क्या, स्फुटम दृक्तुल्यताम गच्छेत। स्पष्ट रूप से दृक्तुल्य हम लोगों को दिखाई देते हैं, कब ना, अयने विषुवद्वये, 2 बिंदु में, अयन बिंदु में और विषुवत बिंदु में। कौन ना, ग्रह। प्राक चक्रम चलितम हीने छायार्कात करणागते। ये अयनांश की दूसरा एक परिभाषा है, छायार्क कर्णार्कयोः अंतरम अयनांश। ये भी परिभाषा हम पढ़ाए थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, छायार्क कर्णार्कयोः अंतरम अयनांश।
नोट कर लीजिए। तो ये भी एक परिभाषा हो गया। छायार का मतलब संकुच छाया से जो सूर्य निकालते हैं, सूर्य स्पष्ट निकालते हैं, उसको छायार्क कहा जाता है। और करणार्क मतलब जो पंचांग में बताए गए सूर्य है वो करणार्क है। इन दोनों के अंतर को भी हम लोग क्या कहते हैं, अयनांश कहते हैं। इसलिए ये श्लोक अयनांश के विषय में प्रसंग में बताया गया है, उसको लिखना है लिखते वक्त। ठीक है, आगे विषय तो बार बार नहीं समझाएंगे। पलभा, पलभा साधनम 4 मार्क की क्वेश्चन आने की संभावना है, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन प्रायतः 2 मार्क में आ जाते हैं। को नाम पलभा, का नाम पलभा, वहां पलभा यहां परिभाषा का, तो क्या आंसर उसका होगा? सायन मेषादु सायन तुलादु मध्याह्न काले द्वादशांगुल संकुच्छाया पलभा। नहीं तो श्लोक लिख दीजिए। एवं विषुवतीच्छाया स्वदेशे या दिनार्धजा दक्षिणोत्तर रेखायां सा तत्र विषुवत प्रभा। विषुवत प्रभा नाम पलभा, विषुवत प्रभा को ही पलभा कहा जाता है। जो विषुवत छाई है, छाया है, उसी को ही पलभा कहा जाता है। सायन मेषादो सायन तुलादो मध्याह्न काले द्वादशांगुल संकुच्छाया पलभा। जो अभी क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख रहे हैं वो बाद में वीडियो देख के उसको नोट्स बना लेना है। आप लोग जो अभी कक्षा में जुड़े हैं उन वो लोग भी, और जो नहीं जुड़े हैं उन लोगों के भी। ठीक है, त्रिप्रश्नाधिकार का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क में आएंगे तो ये श्लोक और श्लोक का व्याख्या। ठीक है, और शंकु भी एक बना देना है चित्र, छाया भी बना देना है, मध्याह्न काल ऊपर लिख देना है, ठीक ऊपर सूर्य को बना के चित्र में छाया से जो पलकर्ण छाया पलभा शंकु भवति कोटि ही, शंकु स्क्वायर प्लस छाया स्क्वायर वर्गमूल इज इक्वल टू कर्ण, पलकर्ण प्राप्त होगा। 6 मार्क, 6 मार्क कहले प्रायतः आसब ना। 2 मार्क क्वेश्चन एटा प्रायतः आसब। 5 मार्क चैप्टर, 5 मार्क चैप्टर आसपे। ये 8 अक्षक्षेत्र की चित्र के साथ हम समझाए थे, याद है? ये आपका उपपत्ति में दिया गया है। मैं इसीलिए पढ़ा दिया क्योंकि लगभग कोई दिमाग में किसी के आ जाए, कोई क्वेश्चन पूछ ले, अक्षक्षेत्राणाम सचित्रम अक्षक्षेत्राणाम परिचयम लिखत, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में होगा। चित्रों के साथ 8 अक्षक्षेत्रों की परिचय को लिखना 10 मार्क के क्वेश्चन है। ये सारा आपको 8 ही 8 अक्षक्षेत्रों की सारा डाटा आपको लिखना पड़ेगा चित्रों के साथ। 8 चित्र नहीं, मैं 2 चित्र में 3 चित्रों में पूरा 8 अक्षक्षेत्र को समझाया था, आप लोगों को याद होगा। इसे एक चित्र बनाया गया था, एक चित्र में 6 और 2 चित्र में 2। ठीक है, अग्रा समशंकु तद्धृति उन्मंडल शंकु, ये उन्मंडल शंकु, और ये कुज्या
और ये बिंदु जो है वो क्रांतिज्या, ये क्या है, क्रांतिज्या। ये अग्रा, यहां से लेके यहां तक अग्रा आदिखंड, ये भी आदिखंड होगा तो ये भी आदिखंड होगा, ये अग्रखंड हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक अग्रखंड, अग्रा अग्रखंड, और यहां से लेके यहां तक कुज्या, कुज्या उन तद्रुति, समशंकु ऊर्ध्वखंड। इस प्रकार हम लोग पढ़े हैं, 8 अक्ष क्षेत्र के बारे में चर्चा किए हैं, समझे हैं। इस चित्र को बना के समझ लेना है, क्योंकि इसके बाद आगे वाला श्लोक इसी से संबंधित विषय है। ये 5 मार्क के क्वेश्चन में आने की संभावना बहुत है। लंबांश अक्षांश साधनम लिखत व प्रतिपादयत, सचित्रम प्रतिपादयत। अक्षांश क्या है, लंबांश क्या है, उसका चित्र के साथ साधन सूत्रों के साथ प्रतिपादन करें। ठीक है। चित्र अक्षांश किसको कहा जाता है, परिभाषा तो गोलीय क्षेत्र के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। गोलीय क्षेत्र में समस्थान ध्रुवस्थान यो अंतरम अक्षांश, खमध्य निरक्षक मध्यो अंतरम अक्षांश। तो चित्र बनाना पड़ेगा उसी तरह। ठीक है। चित्र बनाते वक्त एक वृत्त बना देना है। पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त में ठीक सिर के ऊपर क्या बना देंगे, जैसे कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, खमध्य हो जाएगा। तो ये खमध्य हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, क्षितिज वृत्त बन जाएंगे। तो परिष्कार थोड़ा सा चित्र बनाते वक्त ध्यान देकर बनाना है। यहाँ क्षितिज वृत्त होगा तो ये क्या होगा, समस्थान होगा। समस्थान होने से यहाँ ठीक समस्थान के ऊपर जितना ध्रुव उन्नति होता है, ध्रुवोन्नति रेव अक्षांश, एक परिभाषा है। क्षितिजात ध्रुव उन्नति रेव अक्षांश, तो ये क्या हो जाएगी, ध्रुवस्थान होगी। ध्रुवस्थान का परिभाषा, ध्रुवस्थानात् नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम नाड़ी वृत्तम। ये क्या बन जाएगा, नाड़ी, इसको हम लोग क्या लिखे, नाड़ी वृत्तम। तो ये पूर्वापर वृत्त खमध्यगतम, ये ऊर्ध्व खमध्य अध खमध्यगतम पूर्वापर वृत्तम। ये पूरा पूरा जो बनेगा, ये संपूर्ण वृत्त ये क्या बन जाएगा ना, याम्योत्तर वृत्त। थोड़ा सा अच्छे से चित्र में बनाना है, याम्योत्तर वृत्त। ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वखमध्य, और यहां जो संपात हुआ इसको नी ख, मतलब निरक्षक मध्य। निख क्या हो जाएगी, निरक्षक मध्य। स्वखमध्य निरक्षक मध्यो अंतरम अक्षांश, स्वखमध्य निरक्षक मध्यो अंतरम अक्षांश, ध्रुवस्थान समस्थानयो अंतरम अपि अक्षांश। ये भी अक्षांश होगा, ये चापीयमान भी अक्षांश होगा, यहां ये भी अक्षांश होगा। ये दोनों चाप को आप लोग क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे, ये अक्षांश का। तो ये अक्षांश हो जाएगा तो लंबांश क्या होगी, 90 डिग्री माइनस अक्षांश इज इक्वल टू लंबांश। खमध्यात् ध्रुवावधि किम भवति, लंबांश। खमध्यात् ध्रुवावधि ये हो जाएगा लंबांश। 90 डिग्री माइनस अक्षांश इज इक्वल टू लंबांश। ठीक है।
इस तरह पूरा चित्र और परिभाषाओं के साथ क्या बनाना है श्लोक। कैसे संकुच्छाया हते त्रिज्ये विषुवत कर्ण भाजिते लंबाक्षजे तयोश्चापे लंबाक्षु दक्षिणौषधा। इसका सूत्र भी लिखा गया है। लंबज्या अक्षज्या उसका सूत्र क्या है। शंकु को त्रिज्या में गुणा करके पलकर्ण में भाग देते हैं तो लंबज्या। श्लोक के अनुसार इसको अर्थ भी थोड़ा पढ़ लेना है। और उसी प्रकार पलभा को त्रिज्या में गुणा करके पलकर्ण में भाग देने से हमको अक्षज्या प्राप्त होगा। अक्षज्या का चापानयन करेंगे तो अक्षांश होगा। लंबज्या का चापानयन करेंगे तो लंबांश होगा। ठीक है, ये दोनों आप पूरा परिष्कार चित्रों के साथ उसका उपपत्ति होगा, उपपत्ति में परिभाषा भी लिखा गया होगा, उसको पूरा परिष्कार करके लिखना है। तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन हैं, आने की संभावना है। चलिए कल की कक्षा में आगे की त्रिप्रश्नाधिकार की हम लोग चर्चा करेंगे। आज जितना हो गया, कल की कक्षा में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।